हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट, आज जो हम चैप्टर करेंगे डिस्कस, इसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की, दैट इज चैप्टर नंबर 5। ओके, सो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या है, ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आज की वीडियो में हम करेंगे कवर अप। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था प्लानिंग, क्योंकि एक्चुअल में जो हम अब चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो मेनली मैनेजर फंक्शन है। जैसे कि हम जानते हैं देयर आर 5 मैनेजमेंट फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग। ओके, प्लानिंग हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर अप करा, अब हम ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, तो ये पार्ट ए हमारा कंट्रोलिंग तक कंप्लीट हो जाएगा। अब चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं कि सेकंड मैनेजरियल फंक्शन है जो प्लानिंग के बाद परफॉर्म करा जाता है, स्टाफिंग से पहले परफॉर्म करा जाता है। अब एक्चुअल में जब हम प्लानिंग पढ़कर आए तो हमें पता रहा, हम एक्चुअल में जानते हैं कि प्लानिंग में क्या होता है, जो भी हमें फ्यूचर में एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि हम आगे क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे। ओके, जो भी एक्चुअल में कहीं ना कहीं मैनर ऑफ वर्क है वो ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया जाता है। अब एक्चुअल में प्लान जब हमने कर लिया है, जब हमने सारी चीज़ें एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, तो सिर्फ चीज़ों को ऑन पेपर डिसाइडेड डिटरमाइन करने से काम नहीं होगा, हमें उनको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट एक्शन में करना पड़ेगा या इफेक्ट में लाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हमने ऑन पेपर तैयार करी है उनको ऑपरेशन में या इफेक्टिव या इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने शुरुआत करनी पड़ेगी फिर ऑर्गेनाइजिंग से। मतलब जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज हमने बनाई है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एक्चुअल में जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, मतलब एग्जीक्यूशन मेनली किससे कंसर्न है, एग्जीक्यूशन का मतलब ऑर्गेनाइजिंग है, या ऑर्गेनाइजिंग में हम प्लानिंग को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि प्लान्स एंड पॉलिसीज हमने बनाई हैं उनको क्या करना है, हमें एक्चुअल में फिर फर्दर आगे डिसाइड करना है, जहां पर हम क्या करेंगे, जो रिलेशन है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करेंगे, अगर हम इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में समझें, ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाइड मैनर में समझें तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग जनरली मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, क्या करना है, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, दिस एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। ओके, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना। अब प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें डिफरेंट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। और रिसोर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, रिसोर्स में मटेरियल आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा, एंड हमारी मैन पावर आ जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स आ जाएगी। हमें डिफरेंट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हमने प्लान करी है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब जब हम रिसोर्स की बात करें तो एक सबसे सेंसिटिव रिसोर्स जो है वो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है। अब एक्चुअल में ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ही हमने सेंसिटिवली हैंडल करना है या बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है। और एक्चुअल में जो काम करने वाले लोग हैं, जो हमारी HR हैं, उनके बीच एक रिलेशनशिप हमें क्या करनी है, स्टैब्लिश करनी है, जहाँ पर हर किसी का रोल जो है वो क्लियर होना चाहिए। मतलब हर किसी को पता हो कि एक्चुअल में वो किसके ऑर्डर मानेगा, एक्चुअल में किसको ऑर्डर कर सकता है, मतलब वो किसका सीनियर है, वो किसका जूनियर है। तो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में मदद कर रही है, और जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उनको अरेंज करना, और इसके साथ साथ जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उसके बीच में एक इफेक्टिव रिलेशनशिप क्लियर करना बाई प्रोवाइडिंग द रोल क्लैरिटी। ओके, रोल क्लैरिटी प्रोवाइड करके, मतलब सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को बिल्कुल क्या करना, क्लियर कर देना, जिसको हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का नाम देते हैं। सो मेनली क्या लिखा हुआ है, दैट आफ्टर लेइंग डाउन द प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना। ओके, ऑर्गेनाइजिंग टू डिटरमाइन, ओके, जितनी भी एक्टिविटीज़ है या जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उनको किस तरीके से बांटा जाएगा, कैसे एक्चुअल में क्या करना है, एक्टिविटीज़ को एंड काम को या रिसोर्सेज को हमें एलोकेट करना है। और ऑर्गेनाइजिंग का मेन मकसद क्या है, रिलेशनशिप एक्चुअल में क्या करना है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं, एज यू ऑल नो वेरी वेल, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, और एक्चुअल में जो हमारा मेन कहीं ना कहीं लेबर है, जो हमारी HR है, उनके बीच एक्चुअल में क्या करना, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। कौन सी रिलेशनशिप, सुपीरियर सबऑर्डिनेट, या जिसको हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बोलते हैं। ओके, जॉब, सेक्शन, डिपार्टमेंट एंड पोजीशन, जिसकी भी जो पोजीशन है, जो आप किस डिपार्टमेंट में काम करोगे ये आपको क्लियरली बताया जाएगा। ओके, आपका मेन जॉब क्या होगी, क्या काम रहेगा, ये सारी चीजें एक्चुअल में डिटरमाइन करी जाती हैं किस फंक्शन के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। ओके, सो ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली और सिंपली कंसर्न विद एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग, एंड फॉर वी कैन से एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, और जितने भी रिसोर्स है उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, उसके बीच एक्चुअल में क्या करना, रिलेशनशिप क्रिएट करना या क्लैरिफाई करना, मेन कहीं ना कहीं क्या है, ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजिंग का।
ओके अब ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअल में क्या है, काम। अब हमें क्या करना है, एक तो रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, दूसरा हम काम को किस तरीके से डिवाइड करेंगे। ओके एक्चुअल में किस तरीके से पावर को बांटा जाएगा, सारे काम एक्चुअल में क्या है किस मैनर में करे जाएंगे, ये हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में ही इन डिटेल पढ़ेंगे। अब उससे पहले मतलब मीनिंग के बाद सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की। अब एक्चुअल में इसका एक लॉजिक भी है स्टूडेंट, जैसे प्रीवियस चैप्टर प्लानिंग हमने डिस्कस करा, जहां पर प्लानिंग का प्रोसेस सेकेंड लास्ट टॉपिक था। ओके लास्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ प्लान था। अब जितने भी आप एक्चुअली क्या करते हो चैप्टर पढ़ते हो तो अल्टीमेटली जो कहीं ना कहीं प्रोसेस है बिल्कुल आप देखते हो कि लास्ट में ही आता है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में जस्ट मीनिंग के बाद प्रोसेस है, बिकॉज एक्चुअली जब तक हम ऑर्गेनाइजिंग को एक सीक्वेंशियल मैनर में या स्टेटेड प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तब हम उसके एडवांटेजेस को भी क्या नहीं कर पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रोसेस पहले है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे हम जानते हैं कि सारा का सारा काम कोई एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। हमने चैप्टर सेकंड में प्रिंसिपल भी पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क गिवन बाय हेनरी फ्योल, के काम को बांटना जरूरी है। ओके और उसका एक एक्सटेंशन हमने पढ़ा फंक्शनल फॉर्मैनशिप के अंदर, दैट वाज अ साइंटिफिक टेक्निक गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। देखिए मैं चैप्टर के रिस्पेक्ट में बाकी चैप्टर्स का जिक्र इसलिए करती हूँ ताकि आपने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ रखे हैं वो भी कॉन्सेप्ट आपके टाइम टू टाइम एक्चुअल में हाईलाइट हो जाए, आप उनको एक्चुअल में रिलेट कर पाओ कि हाँ ये हमने पढ़ रखा है, वी नो द आंसर वेरी वेल। ओके फंक्शनल फॉर्मैनशिप एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी, जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का एक एक्सटेंशन है जहां पर प्लानिंग एंड प्रोडक्शन को सेपरेट करा गया। सो यहाँ पर क्या करा जाएगा, जो टोटल वर्क है उसको डिवाइड कर जाएगा अलग अलग एक्टिविटीज के बीच। लेकिन बिफोर वी कैन से डिवीजन ऑफ वर्क, जो भी एक्चुअल में क्या है सुपीरियर है या मैनेजर है जो काम को डिवाइड कर रहा है, उसे काम के नेचर को आइडेंटिफाई करना है कि काम कैसा है, किस नेचर का है, और एक्चुअल में बाई वी कैन से डिटरमाइनिंग और कंसीडरिंग द नेचर ऑफ वर्क हमें क्या करना है, इंडिविजुअल्स के बीच उस काम को डिवाइड करना है, एलोकेट करना है, ये देख करके जो काम हम उनको दे रहे हैं वेदर दे आर suitable for that or not। ओके एक्चुअल में क्या हो जाएगा, जब हम काम बांट देंगे और सारा का सारा काम ऐसा नहीं है कि आपने अपने वी कैन से पर्सनल इंट्यूशन के बेस पर डिवाइड करना, आपने प्रॉपर्ली चीज़ों को क्या कर लिया है, मेजर कर लिया है, काम का नेचर देख लिया, और किस इंसान को आप वो काम दोगे या जिसको काम दोगे उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है ताकि वो टास्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या कर सके, मैनेज कर सके, ये चीज़ें देखी जाएंगी। इससे क्या होगा, जब काम बढ़ जाएगा तो एक्चुअली बर्डन भी रिड्यूस हो जाएगा, किसी एक के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, वो बर्डन बढ़ गया क्योंकि काम बांट दिया है। सो इसमें क्या होगा, टोटल वर्क को हम आइडेंटिफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे अलग अलग जॉब्स में, ओके एक्टिविटीज में, बर्डन ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा काम को डिवाइड करने से। और एक्चुअल में क्या, जब काम बट गया और एक पर्टिकुलर पर्सन को एक्चुअल में क्या करा गया, एक स्पेसिफिक जॉब या टास्क असाइन करा गया है और वही काम उसने रिपीटेड बेसिस पे करना है, तो स्पेशलाइजेशन आएगा, स्किल एनहांस हो जाएंगे और डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बिकॉज हर किसी को पता है उसने क्या काम करना है। ओके ऐसा नहीं है कि एक काम उसने भी कर लिया, किसी दूसरे पर्सन ने भी कर लिया है। नेक्स्ट वन इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब हम बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमने काम को, टोटल वर्क को डिवाइड करना है इनटू स्मॉल जॉब्स, ओके, और उसको फिर फर्दर हम एलोकेट करेंगे, डिवाइड करेंगे इंडिविजुअल्स के बीच। लेकिन इससे इनके बीच में एक काम होगा कि जो भी सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ है उनको क्या करेगा, मैनेजर बेसिकली एक ग्रुप के अंदर रख देगा। मतलब जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ है वो एक सेक्शन या एक डिपार्टमेंट उसको क्या करेगा, गवर्न करेगा, रेगुलेट करेगा। यहाँ पर सिमिलर नेचर या रिलेटेड जॉब्स को एक ही यूनिट के अंदर डाल दिया जाएगा। इसको हम डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, डिविजन्स बोल सकते हैं या सेक्शन बोल सकते हैं। ओके जैसे अगर हम बात करें कॉमनली जो डिपार्टमेंट क्रिएट होते हैं वो ऑपरेशनल फंक्शन के बेसिस पर होते हैं। ऑपरेशनल फंक्शन जैसे कि प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज है हर एक बिजनेस के रिगार्डिंग। तो हम देखते हैं मेनली हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शन के बेस पे डिपार्टमेंट बने, बट कौन से फंक्शन, वो मैनेजरल फंक्शन नहीं है, ऑपरेशनल फंक्शन है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा। तो एक्चुअल में हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सारी की सारी एक्टिविटीज किससे रिलेटेड होंगी, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको गवर्न कौन करेगा, रेगुलेट कौन करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आएंगी। ओके तो इससे काम आसान है कि आपने डिवाइड कर दिया, फिर एक्चुअल में क्या करा है, आपने एक काम के रिगार्डिंग जो जिम्मेदारी एक यूनिट को दे दी, एक डिवीजन, एक सेक्शन को दे रखी है। ओके इससे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन भी इजीली अचीव कर सकते हो, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स रहेगा, क्योंकि आपने काम बांटा, डिपार्टमेंट ने बांटा है और एक्चुअली पता है कि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है जहां पर आइसोलेशन में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई डिपार्टमेंट कॉमन गोल को अचीव नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, द डिपार्टमेंट हैव टू कोऑपरेट विद वन अनदर, मतलब इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग बन जाएगा।
नेक्स्ट वन है, जब आपने डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए, आपने क्या करना है, ड्यूटीज को असाइन करना है, मतलब हर एक पर्सन को उसकी जॉब आपने क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है, जॉब एलोकेट करनी है डिपार्टमेंट में, मतलब काम आपने देना है। और क्या काम देना है वो आप किसके बेस पे दोगे, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन के बेसिस पर जो भी पर्सन है आप उनको जॉब एलोकेट करोगे, काम उनको बताओगे, उनकी ड्यूटी बताओगे कि आप इस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में हैं और उसमें आपको किस ओहदे पर या क्या काम करना है वो किस पर डिपेंड करेगा, आपकी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। जब आपको ड्यूटी असाइन करी जा रही है ना, मतलब आपको आपका रोल बताया जा रहा है, आपको आपका काम बताया जा रहा है, और मतलब अगर बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है कि आपने ये काम करना है, आपकी जिम्मेदारी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जितनी दी गई है उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी भी दी जाएगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, एक दूसरे के बैलेंस में होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो जब हमें ड्यूटी दी गई, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो हमें हमारी अथॉरिटी भी बता रखा है, इससे ऑटोमेटिकली रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एक्चुअल में क्या हो जाएगी, स्टैब्लिश हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है हमारे पास अथॉरिटी कितनी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग है। हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी का स्कोप पता है, और एक्चुअल में जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वांटम है उसी से तो क्या होता है, पोजीशन में चेंज आता है, जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो हायर लेवल में चला जाता है। आपको याद है फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था जो AR रिलेशनशिप है उससे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्रिएशन हुआ, ठीक है। तो लेवल्स है टॉप, मिडिल एंड लोअर, ये किस बेस पे बांटे गए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर। तो जब हमने थर्ड स्टेप के अंदर ड्यूटीज को असाइन कर दिया, एलोकेट कर दिया, तो एक्चुअल में क्या है, हमें ये भी पता होगा, नहीं बताना पड़ेगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी काम के अकॉर्डिंग आपने देनी पड़ेंगी। तो आप ये भी एक्चुअल में क्या कर पा रहे हो, अल्टीमेटली उनको बता पा रहे हो, या आप कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहे हो कि एक्चुअल में फ्रॉम होम ही हैज़ टू टेक रिपोर्ट एंड टू होम ही इज अकाउंटेबल, मतलब किस के लिए वो जवाबदेह होंगे और किससे एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट मांग सकते हैं, मतलब कौन सीनियर है कौन जूनियर है, ये क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा मतलब एट लास्ट ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में। और मेनली क्या था, ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, रिलेशनशिप ही तो जनरेट एस्टैब्लिश करने में मदद करता है। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का जो एंड स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या कर पा रहे हैं, हम स्टैब्लिश कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने काम को डिवाइड करा है, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया, फिर एक्चुअल में लोगों को काम एलोकेट करा है उनकी क्वालिफिकेशन स्किल्स के अकॉर्डिंग। मतलब ड्यूटी आप बता रहे हो, काम बता रहे हो, उसके साथ साथ आप ये भी बताओगे कि आपको कितनी पावर दी जा रही है, ओके, आप किसको आपने रिपोर्ट करना है या किससे आप रिपोर्ट ले सकते हो, किसके सीनियर हो, किसके जूनियर हो, किसके अंडर में काम करोगे, किसके अबव आप काम करोगे, तो इससे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, इजीली स्टैब्लिश हो जाएगी। तो ये है ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस जहाँ पर सिर्फ 4 स्टेप है इंक्लूडेड। ओके, चलिए हम मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस के बाद अगर हमने ये ऑर्डर फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनाइजिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है या ऑर्गेनाइजिंग का मेन पर्पस है वो अचीव हो जाएगा। एंड देन हम क्या कर सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस को एंजॉय कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होंगे, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमने काम को क्या करा है, किसी एक के ऊपर सारा का सारा काम नहीं इम्पोज कर दिया, काम को क्या करा है, डिवाइड करा है, और डिवाइड करके फिर डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच वो काम हमने असाइन कर दिया, उनको एलोकेट कर दिया है। अब हर एक पर्सन को लिमिटेड एक्टिविटीज ही परफॉर्म करनी है और वो भी कॉन्टिन्यूस बेसिस पे करनी है, और उसके रिगार्डिंग में ट्रेनिंग टाइम टू टाइम दी जाती है ताकि स्किल जो है या एक्चुअल में इनिशिएटिव ले सके अपने काम के रिगार्डिंग। तो इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, एक्टिविटीज में परफेक्शन आ जाएगा। ओके, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज है वो क्या करनी है, रिपीटेटिव बेसिस पे परफॉर्म करनी है। ओके, तो काम एक्चुअल में क्या होगा, परफेक्शन भी आएगा, तेजी से काम होगा, क्योंकि आप वो काम बहुत टाइम पीरियड से करते हुए आ रहे हो, तो काम को आप जल्दी भी करोगे और बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ भी करोगे। इसके अलावा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, देखो जो भी काम आपको दिया जा रहा है ना, आपकी जो जॉब होंगी वो वेल डिफाइंड होंगी। जब हम देखो एक लिंक मैं बता दूं, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम चैप्टर 3 मतलब जो 6 पढ़ेंगे, ठीक है, वो कौन सा, स्टाफिंग है। स्टाफिंग मेनली किससे कंसर्न है, अपॉइंटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट, जो वैकेंसीज को फिल करने के लिए जो फंक्शन परफॉर्म करा जाता है, दैट इज नोन एज स्टाफिंग। अब एक्चुअल में जब हम क्या कर रहे हैं, स्टाफिंग में जाते हैं कि हम क्या काम किसको देंगे, तो उसके लिए साइट्स में ऑलरेडी सेट होती हैं कि किस जॉब के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस हमें रिक्वायर्ड होगा, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स कितना क्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एंड सो ऑन। तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर जब हम जॉब की बात करते हैं कि जब हम जिसको जो जॉब देंगे तो उसके लिए बिल्कुल क्लैरिटी होती है कि जो काम जिसको दिया जा रहा है उसके रिगार्डिंग उसको कितनी अथॉरिटी दी जाएगी, ठीक है, कितना एक्चुअल में उसके ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है या प्रोपोर्शन है वो कितना इम्पोज करा जाएगा। तो काम जो करना
बनना है ना इंसान को, तो उसका काम बड़ा क्लियर है, वेल डिफाइंड जॉब से, ठीक है। जब आपको हायर करा जाता है, जब आपका रिक्रूटमेंट होता है ना, मतलब जब कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेती है, तो जब आप एक्चुअल में क्या हो जाते हो, आपका सिलेक्शन हो गया, तो कंपनी आपको जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट देती है, जहां पर पूरा का पूरा जॉब के बारे में आपको क्या करा जाता है, डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। मतलब आपका जो वर्किंग है, आपकी जॉब है, उसको क्लियरली डिफाइन कर रही है कंपनी, ताकि क्लैरिटी आ जाए वर्किंग रिलेशनशिप में, आपको पता रहे कि एक्चुअल में आपको आप किसके अंडर में काम कर रहे हो, आप किसके रिगार्डिंग अकाउंटेबल हो, और आप एक्चुअल में किससे क्या कर सकते हो, रिपोर्ट ले सकते हो, या आप किसको कमांड कर सकते हो। तो वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर है। अगर वर्किंग रिलेशन क्लियर नहीं होगा तो पता चला ये किसी लोअर लेवल के पर्सन है किसी सीनियर को कमांड दे रही, हाँ भाई ऐसा काम करो, ईगो क्लैश हो गई, अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे। तो एक्चुअल में क्या है, वो वर्किंग रिलेशनशिप को क्या कर रही है, क्लैरिफाई कर रही है। इसके अलावा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जब जॉब पूरी तरीके से क्लियरली डिफाइंड है, डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब बिल्कुल क्लियर है, तो इससे क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कैओस की सिचुएशन नहीं है, ठीक है। मतलब कोई एक्चुअल में क्या है, किसी का रोल एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर आपको क्या करा गया है, एक क्लैरिटी प्रोवाइड करी गई है आपके काम में, जैसे कंफ्यूजन के चांसेस नहीं है, यू नो वेरी वेल आपने क्या करना है, आपको किसको रिपोर्ट करनी है, किससे रिपोर्ट आप ले सकते हो, सारी चीजें क्लियर है। तो एडमिनिस्ट्रेट करना क्या हो जाएगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोल बिल्कुल इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, क्या है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप लीड्स टू या एनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर सकते हो आप काम को, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा। इसके अलावा एक ऐसा पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है हर एक टॉपिक में जब हम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहां हमने प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग तो एक ऐसा फंक्शन है जिसने एक बेस क्रिएट कर दी है, एक फाउंडेशन ले डाउन कर दिया गया, जिसके एक्चुअल में जिसको कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड मानकर या बेस मानकर बाकी की एक्टिविटीज परफॉर्म करी जा रही हैं। तो प्रॉपर फिर हमने उसी के बेस पर जॉब को असाइन करना है, जैसे डुप्लीकेशन नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसकी वजह से क्या है कि ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, काम एक से दोबारा नहीं हो रहा है, जो भी रिसोर्स हैं, जो भी एचआर है, आप उनकी एनर्जी, आप उनके टाइम को या उनकी एफर्ट को क्या कर रहे हो, प्रॉपर डायरेक्शन में यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं कि एक काम दो बार हो गया है लेकिन दूसरी बार का वो यूजलेस है, कोई उसका एक्चुअल में क्या नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आपने प्रॉपर असाइनमेंट कर रखी है ड्यूटीज को, जॉब्स को, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग के चांसेस रिड्यूस हो गए हैं, आप अपने रिसोर्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर कर पा रहे हो, ठीक है। चाहे वो एचआर हो, और ह्यूमन रिसोर्स ही तो बाकी रिसोर्स को हैंडल करेगी, ठीक है। इफ यू आर एबल टू हैंडल योर एचआर वेरी वेल, तो आप एचआर को कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो कि वो बाकी जो फिजिकल रिसोर्स है उनको भी अच्छे से क्या करें, हैंडल करें। तो इससे क्या हो जाएगा, वेस्ट जो है रिसोर्सेज का वो रिड्यूस हो जाएगा, एफर्ट भी बचेंगे, लोगों की मेहनत बचेगी, प्रॉपर डायरेक्शन में वो काम करेंगे। इसके अलावा एडेप्टेशन ऑफ चेंज, मतलब बिजनेस एंटरप्राइज हम जानते हैं ना, इन्वायरमेंट हाईली डायनामिक है, तो जो भी चेंजेस इन्वायरमेंट में हो रहे हैं उनको कॉपअप करने में क्या करेगी, हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग है वो मदद करेगी। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पर मैनेजर एंड ऑपरेशन एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती है ना, तो वो हम बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, जो एक्चुअल में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वी कैन से बहुत ही साउंड फॉर्म में डेवलप हुई है, तो वो क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को मौका देती है कि वो कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करें इनिशिएटिव्स के रिगार्डिंग, ठीक है, कुछ नई चीज़ें क्रिएट करना। और जनरली जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर सीनियर अपने जूनियर को काम शेयर करता है अपना वर्क बर्डन रिड्यूस करने के लिए। तो एक मौका मिल रहा है कि आपको नई चीज़ें सीखने के रिगार्डिंग एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इस लिहाज से जो एम्प्लॉयज़ है उनका डेवलपमेंट होता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, आप अगर अपने बिजनेस को सेम लाइन में बढ़ाना चाहते हो, मतलब एक्सपेंशन करना चाहते हो, तो ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअल में क्या, उसमें आपका रोल या एक्चुअल में मदद कर रही है। सेम लाइन में बढ़ा रहे हो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, लाइन ऑफ प्रोडक्ट आप चेंज कर रहे हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो, तो आप डिविजन को फॉलो कर सकते हो। तो एक्चुअल में क्या है, हम मोर जॉब पोजीशंस एंड डिपार्टमेंट्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इजीली। एंड ये किससे पॉसिबल है, सारी चीजें किसके अंदर आती है, ऑर्गेनाइजिंग। तो ये किसके इंपॉर्टेंस बन गए, ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस बन गए। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर का मतलब फ्रेमवर्क है कि एक्चुअल में जो भी रिलेशन है, जितने भी काम करने वाले लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका जो रिलेशन है या उनका जो रोल है उसको डिफाइन करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक्चुअल में इसके अंदर जितने भी पोस्ट हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, जो भी एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के लिए, अचीव करने के लिए बनाई गई हैं, उनको ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। किस तरीके से मैनेजरल एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, किस तरीके से ऑपरेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, ये सारी चीजें एक्चुअल में
जो स्टेटेड होती हैं वो कहाँ होती हैं, या इसको जो एक रूट प्रोवाइड करता है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। काम करने वाले लोगों के बीच क्या रिलेशन होगा, कौन सीनियर सबऑर्डिनेट है, ये सारी चीज़ें किसमें क्लैरिफाई करी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो ये स्ट्रक्चर क्या करता है, एक बेस प्रोवाइड कर रहा है मैनेजर्स को और बाकी एम्प्लॉयज़ को कि उन्हें फंक्शन कैसे करने हैं। फंक्शन कौन कौन से, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ दोनों आ जाएंगी, ठीक है। मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ या फंक्शन कैसे परफॉर्म करने हैं, ओके। मतलब स्ट्रक्चर क्या डिफाइन कर रहा है कि किस तरीके से मैनेजर और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म करने, स्टेटेड है ये ऑलरेडी। तो मैं यहाँ इसको इरेज कर दे रही हूँ क्योंकि एक्चुअली काफ़ी बोल्ड साइज हो रहा है और स्पेस कम है, ठीक। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया है ये कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का तो मीनिंग क्लियर कर लिया कि डिफरेंट काम करने वाले जो लोग हैं उनका रिलेशनशिप क्लैरिफाई कर रहा है, ओके। और एक्चुअल में किस तरीके से मैनेजर एंड ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म होंगे इसके लिए बेस प्रोवाइड कर रहा है। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां मैनेजर की कैपेबिलिटी को मेजर करा जाता है कि मैनेजर कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या कर सकता है, कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को हैंडल कर सकता है, ठीक है। जैसे लीडर होते हैं ना जो टीम को लीड करते हैं, तो उनकी भी कैपेबिलिटी है भाई कि वो एक टाइम के अंदर कितने लोगों को अच्छे से कमांड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसी कहीं ना कहीं फिनोमिना का नाम है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जो क्या करता है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय अ सुपीरियर। कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को, कितने जूनियर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है एक सुपीरियर, ओके। एक्चुअल में क्या है, अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग अगर समझ आ गया कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कितने क्या है एक मैनेजर के अंडर काम कर सकते हैं, एक मैनेजर कितना अच्छे से कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर्ली डायरेक्ट कर सकता है, कमांड कर सकता है। अब एक्चुअली जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग हमने समझ लिया और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उनका रिलेशन समझे तो क्या होगा। अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टॉल है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वो टॉल है, तो उसका मतलब क्या है, टॉल स्ट्रक्चर है मतलब ज्यादा एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स और सेक्शन या ग्रुप बन रहे हैं, ज्यादा ग्रुप बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर मैनेजर की जो एबिलिटी है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को हैंडल करने की वो कम है। इसका मतलब क्या है, जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टॉल जब ही होगा, नंबर ऑफ ग्रुप या नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जब बढ़ेंगे, जब एक्चुअल में क्या है, नैरो स्पैन होगा, मतलब मैनेजर की कैपेबिलिटी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को हैंडल करने की लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है। एक मैनेजर एक टाइम के अंदर कम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को प्रॉपर्ली हैंडल कर पा रहा है, मैनेज कर पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ ग्रुप बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर टॉल स्ट्रक्चर इसका मतलब क्या है, नैरो स्पैन है, और अगर कंपनी का स्ट्रक्चर शॉर्ट है इसका मतलब वाइडर स्पैन है। ये वाइस वर्सा हो जाता है, इंटरचेंजेबल हो जाएगा। अगर शॉर्ट स्ट्रक्चर है तो क्या हो जाएगा, स्पैन वाइडर हो जाएगा। शॉर्ट का मतलब है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कम बन रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या हो रहे हैं, कम बन रहे हैं। क्यों कम बन रहे हैं, क्योंकि एक मैनेजर की कैपेबिलिटी मैनेज करने की ज्यादा है, वो एक टाइम के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को क्या कर सकता है, इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सवाल आ भी चुका है कि इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज टॉल स्ट्रक्चर देन व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, तो नैरो होगा, शॉर्ट है तो स्पैन क्या होगा, वाइडर होगा, ओके। चलिए नाउ अब एक्चुअल में क्या है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड डिविजनल। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, एक ऐसा वी कैन से फ्रेमवर्क जहां पर डिपार्टमेंट किसके बेस पर क्रिएट होते हैं, फंक्शन के बेस पर। कौन से फंक्शन, ऑपरेशनल फंक्शन के, ठीक है, जहां पर एक्चुअल में एक फंक्शन से रिलेटेड क्या करे जाएंगे, डिफरेंट फंक्शन से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स क्रिएट करा जाएगा। ऐसे पर्सनल एक्चुअल में HR डिपार्टमेंट अलग हो गया, मार्केटिंग अलग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग, परचेजिंग अलग है। यहाँ पर डिपार्टमेंट किसके बेस पर बनेंगे, स्पेसिफिक ऑपरेशनल फंक्शन के बेसिस पे बनेंगे, ओके। नाम से ही पता चला है फंक्शन स्ट्रक्चर। अब अगर फंक्शन के बेस पे डिपार्टमेंट बन रहे हैं तो उसका बेनिफिट्स क्या है या एडवांटेजेस क्या है, स्पेशलाइजेशन, हमने काम को बांट दिया है, ठीक है, एक सिमिलर नेचर की एक्टिविटी सेम डिपार्टमेंट में जा रही है, सेल्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटी सेल्स डिपार्टमेंट में जाएंगी, मार्केटिंग से रिलेटेड मार्केटिंग में, सो ऑन। और एक्चुअल में क्या है, वही काम मार्केटिंग वालों को मार्केटिंग एक्टिविटीज कोई कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना है, प्रोडक्शन वालों को प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिलेटेड एक्टिविटीज कोई कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इससे क्या आ जाएगा, एक स्पेसिफिक काम में क्या हो जाएंगे, वो लोग परफेक्ट हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होगा, स्टैब्लिश करना आसान होगा। क्यों, क्योंकि जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट के अंदर, वो स्पेशलिस्ट है अपने अपने काम में, और एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं जो कहीं ना कहीं क्या है, हम जैसे जानते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। तो एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, हर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप कोऑर्डिनेट नहीं करोगे क्या होगा, आप अपने भी ऑब्जेक्टिव को फुली अकम्प्लिश नहीं कर सकते हो या कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। सो ये क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश या ब्रिंग करने में
मदद कर रहा है। मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्योंकि एक डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को क्या करना है, सेम काम रिपीटेड बेसिस पे करना है, अगेन एंड अगेन करना है, तो ऑब्वियस है कि एफिशिएंसी लेवल क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सेम लाइन में डील कर रहे हो, आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट में डील नहीं करते। फंक्शन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यही सूटेबल है जो वन लाइन प्रोडक्ट में डील करेंगे, जो एक टाइप का प्रोडक्ट बना रही है, जो मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट नहीं बना रही है। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल बड़े स्केल पे काम कर रहे हो लेकिन आप एक लाइन में, तो आपको क्या मिल जाएगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। ओके, जिसके से क्या हो जाएगा, कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी क्योंकि एक्टिविटीज बिल्कुल भी डुप्लीकेशन फॉर्म में नहीं हो रही है। काम बांटा गया है फंक्शन के बेस पर, एक काम दोबारा नहीं हो रहा है, एक फंक्शन दोबारा परफॉर्म नहीं हो रहा। कोई ऐसा नहीं है मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी परफॉर्म हो रही है, नहीं, प्रॉपर एक्चुअल में क्या है, असाइनमेंट ऑफ वी कैन से या डिवीजन ऑफ वर्क है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज नहीं है। इसकी वजह से क्या है, जो कॉस्ट है वो भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। These are the advantage। नाउ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी भी चीज़ के सिर्फ एडवांटेजेस हो और डिसएडवांटेज ना हो, तो आप देख लेते हैं फंक्शन के क्या डिसएडवांटेज हैं। इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देखो जब हम डिपार्टमेंट की बात करें, यहाँ पर फंक्शन के बेस पे डिपार्टमेंट क्रिएट हुए। अब कभी कभी कुछ एक्चुअल में ऐसा कॉन्सेप्ट भी आ सकता है जहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट वाला सिर्फ ये चाह रहा है कि मेरा इंडिविजुअल जो यूनिट का या हेड का डिपार्टमेंट का जो टारगेट है सिर्फ वही अचीव हो, और उसकी वजह से कॉमन गोल को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हर एक डिपार्टमेंटल हेड क्या कर रहा है, अपने विशेष के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। वो सिर्फ वेटेज किसको दे रहे हैं, ज़्यादा हम कह सकते हैं प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को। सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मेरा डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी हो, लेकिन क्या कर रहे हैं, दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। मैं क्यों उसके साथ कोऑर्डिनेट करूँ, मैं क्यों उसके साथ एक्चुअल में क्या करूँ, सिंक्रोनाइज करूँ, मेरा खुद का टारगेट अचीव हो जाए, ठीक है, मैं तो अपने काम से मतलब है मेरा, ठीक है, दूसरे के साथ क्यों कोऑर्डिनेट या कोऑपरेट करें। तो उससे क्या हो जाएगा, जो ग्रुप गोल है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, उसको क्या वो क्या हो सकता है, उससे भटक सकते हैं, मतलब इग्नोरेंस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं इन केस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि डिपार्टमेंट वाले अपनी विशेष अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं, जहां उनका मकसद है कि उनके सिर्फ डिपार्टमेंट का टारगेट अचीव हो। ओके, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन, फिर यही चीज क्या करेगी, डिफिकल्टी क्रिएट करेगी, डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन ब्रिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए एडवांटेज ही आसान जब होगा जब कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप की तरीके से काम करें, उन्हें पता है कि how they will be able to we can say satisfy their individual objective, जब वो जनरल के लिए काम करेंगे। लेकिन इंसान का माइंडसेट है ना, काम करने वाले लोग एक्चुअली डेविएट हो जाते हैं। अब उनको क्या करें, वो ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएंगे, भटक जाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से, इसको इग्नोर कर रहे हैं, और इसी वजह से क्या नहीं कर पाएंगे, वो दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। ओके, अपनी विशेष के अकॉर्डिंग काम करें, कोई एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करना, नहीं मैं तो अपने अकॉर्डिंग काम करूंगा, ठीक है, एक्चुअली तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम क्यों करूँ। जैसे प्रोडक्शन वाला किसके अकॉर्डिंग काम करता है, सेल्स डिपार्टमेंट बताता है कि कितना एक विद इन अ वीक कितना प्रोडक्शन होना है, विद इन अ मंथ कितना प्रोडक्शन होना है। तो ऐसा नहीं है वो करे जाते तुम क्यों बता रहे हो मुझे, मैं तो अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करूंगा। पता चला आपने एक्सेस प्रोडक्शन कर लिया या एक्चुअल में प्रोडक्शन क्या है, मार्केट डिमांड से कम है, तो इसलिए क्या होगा, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी इफेक्ट करेगा। हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, क्योंकि एक इंसान एक ही काम में क्या होगा, परफेक्ट बन के रह जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, क्योंकि एक एक्टिविटी आपने क्या करी है, एक पर्सन को असाइन करी है, वही काम उसने रिपीटेड करना है, तो वो सिर्फ एक काम में नो डाउट में स्पेशलाइज हो रहा है, परफेक्ट बन रहा है, स्किल इंप्रूव हो रही है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, बट एक पर्टिकुलर काम से ही रिलेटेड कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सिर्फ एक स्मॉल मतलब जो भी काम है, पूरा का पूरा जो जॉब है उसमें भी आपको एक छोटा, या ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम हो रहा है उसका कोई एक पार्ट आप परफॉर्म कर रहे हो, और उसी में आप क्या हो रहे हैं, एक्सपर्ट या स्पेशलाइज हुए, तो आपका डेवलपमेंट जो है वो लिमिटेड है, कंप्लीट नहीं है। ओके, सूटेबिलिटी क्या है, जब बिजनेस का साइज लार्ज हो, ठीक है, लार्ज या स्मॉल कुछ भी हो सकता है, और जहां पर स्पेशलाइजेशन की जरूरत हो, कौन सा स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, और मेनली जहां कंपनी वन प्रोडक्ट में डील करती है वो किसको फॉलो करेगी, फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी, जहां पर डिपार्टमेंट फंक्शन के बेसिस पे क्रिएट होंगे। नाउ सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज डिविजनल, यहाँ पर डिपार्टमेंट क्रिएट होते हैं किसके बेस पर, प्रोडक्ट के बेसिस पर, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक से ज्यादा कंपनी क्या कर रही है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करिए, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के बेस पर डिपार्टमेंट क्रिएट करे जाएंगे। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक कंपनी है जो कॉस्मेटिक्स भी बना रही है, गारमेंट्स भी बना रही है, ठीक है, फुटवेयर में भी डील करिए, स्किन केयर में भी, तो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट के बेस पर डिपार्टमेंट बने। और एक और चीज याद रखिएगा कि एक्चुअल में जो है प्रोडक्ट के बेस पर फंक्शनल भी है। जैसे यहाँ पर गारमेंट्स है, तो
गारमेंट्स का HR डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग अलग होगी, रिसर्च अलग होगा, परचेजिंग अलग होगी, सेम कॉस्मेटिक्स, फुटवेयर एंड स्किन केयर का होगा। तो यहाँ पर डिविजनल प्रोडक्ट के साथ साथ फंक्शनल स्ट्रक्चर भी फॉलो करा जाता है, लेकिन मेनली डिविजनल क्या है, प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट क्रिएट होते हैं। एडवांटेज क्या होंगे, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि डिविजनल मैनेजर क्या हो सकता है, डिसीजन ले सकता है, उसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट से क्या नहीं करना, वी कैन से कंफर्म नहीं करना है। जैसे कॉस्मेटिक को कोई डिसीजन लेना है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो गारमेंट से थोड़ी कोई एक्चुअल में क्या करेगा, डिसीजन या एक्चुअल में कंसल्ट करेगा, नहीं, वो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। हम अलग अलग प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस एवेलुएट कर सकते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना आसान हो जाएगा। ओके, मतलब आपको पता चल जाएगा कि किस प्रोडक्ट से आपको फायदा हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या है ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, किस में आपको ज़्यादा काम करने की रिक्वायरमेंट एंड सो ऑन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, भाई जाहिर है आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हो और आप डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हो, तो आपके लिए क्या बढ़ाना चाह रहे हो, मतलब एक्चुअल में आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाह रहे हो, आप डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हो। ग्रोथ में तो डाइवर्सिफिकेशन भी इंक्लूड होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि डिविजन में क्या है, प्रोडक्ट के बेस पर। लेट सपोज ये कंपनी जो है ये 4 चीज़ों में डील कर रही है, अब मान लीजिए ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी बनाना शुरू कर दे, यही एक्चुअल में क्या है, जो एग्जाम्पल में ये कंपनी लेट सपोज एक ABC कंपनी है, इसके साथ साथ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी बना रही है, तो भाई क्या बाकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कोई डिस्टर्ब होगा, नहीं, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का जो कहीं ना कहीं सारा का सारा मैनेजमेंट है या सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेपरेटली मैनेज करा जाएगा। ठीक है, यहाँ फंक्शन हो जाएगा, मतलब हेल्थ केयर का मार्केटिंग अलग, सेल्स अलग, प्रोडक्शन अलग, परचेज अलग, सारे डिपार्टमेंट एक्टिविटीज अलग हो जाएंगी। तो यहाँ क्या है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ईजी हो जाती है, क्योंकि प्रीवियस या पहले के जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनमें कोई भी क्या नहीं होगा, डिफिकल्टी या डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ओके, डिसएडवांटेज है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट किसको लेकर, रिसोर्स के बंटवारे को लेकर। अब एक्चुअल में जितने भी प्रोडक्ट के बेस पर डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं है हर एक डिपार्टमेंट को सेम आप क्या करोगे, रिसोर्सेज सेम वे में प्रोवाइड करोगे। किसी को हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में HR ज़्यादा है, किसी में आपने एक्चुअल में क्या कर रखा है, कैश बजट ज़्यादा बना रखा है किसी का, तो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्ट कितने बड़े स्केल पर मार्केट में एक्चुअल में क्या है, उसकी रीच है या डिमांड है, उसके बेस पर क्या कर जाता है, रिसोर्स का बंटवारा करा जाता है। लेकिन रिसोर्स के बंटवारे को लेकर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कि एक्चुअल में इनके प्रोडक्ट को, इस डिपार्टमेंट को ज्यादा एक्चुअल में क्या करा जा रहा है, इनके पास ज्यादा वर्कफोर्स है, हमारे पास वर्कफोर्स कम है, इनके पास मटेरियल ज्यादा है, हमारे पास कम दिया है। तो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन तो उनके काम के लिहाज से क्या कर रही है, रिसोर्स को बांट रही है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपना एक्चुअल में क्या है, जो कॉन्सेप्ट है, अपना दिमाग चलाते हैं, कहते हैं हमारे साथ क्या करा जा रहा है, पार्शियलिटी करी जा रही है, हमें रिसोर्स प्रॉपर या एडुकेट फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करे जा रहे, सफिशिएंट फॉर्म में नहीं दी जा रही, इस बेस पर लड़ाई हो सकती है। ठीक है, डिवीजन अमंग डिफरेंट डिविजन्स ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बंटवारे को लेकर। डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शन, देखो जितना भी सेट ऑफ फंक्शन है, मतलब डिविजन्स हमने बनाए हैं, हालांकि डिवीजन किसके बेस पे बनाए, डिपार्टमेंट प्रोडक्ट के बेस पे बनाए हैं, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है कि जो भी डिविजन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर हम डुप्लिसिटी देख रहे हैं या नहीं। कैसे भाई, कॉस्मेटिक गारमेंट्स का भी मार्केटिंग, रिसर्च, परचेजिंग पर्सनल है, कॉस्मेटिक में भी सेम डिपार्टमेंट बनेंगे, फुटवेयर में भी, स्किन केयर में भी, हेल्थ केयर में भी। तो क्या एक्चुअल में प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी कई बार हो रही हैं, लेकिन हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड हो रही हैं। तो एक डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा जाएगी, हमें सेपरेट हर एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट्स फंक्शन के बेस पे भी क्रिएट करने हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूमिंग फिनोमिना हो जाएगा। ठीक है, और डुप्लिसिटी मतलब हर एक फंक्शन जो है हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड बार बार परफॉर्म करा जा रहा है। सेल्फिश एटीट्यूड, हर प्रोडक्ट वाला ये चाहेगा कि मेरे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी हो, मुझे नहीं पता कॉस्मेटिक्स वाले को फुटवेयर से कोई एक्चुअल में क्या लेना देना नहीं है, भाई मेरे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, बाकी उसे कुछ नहीं लेना, क्योंकि वो सिर्फ क्या कर रहा है, उसका जो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉस्मेटिक्स के रिगार्डिंग है, तो फुटवेयर वाले से उसको क्या लेना देना, तो सेल्फिश एटीट्यूड आ जाएगा। हर एक डिवीजन सिर्फ अपनी बेटर परफॉर्मेंस को, मतलब अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए कोशिश करेगी, चाहे उससे दूसरे डिवीजन का नुकसान हो रहा हो। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है कि सेल्फिशनेस डेवलप हो सकती है। सूटेबल किसके लिए है, जो मोर देन वन प्रोडक्ट में डील करें और जब साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लार्ज इनफ है। जाहिर सी बात है, कंपनी मल्टी वैरायटी प्रोडक्ट बना रही है, तो उसका साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लार्ज इनफ ही होगा। नाउ अनदर टाइप्स ऑफ, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल स्ट्रक्चर वो होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर
जो कहीं ना कहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको डेलिबरेटली प्लान करती है या क्रिएट करती है टॉप मैनेजमेंट, ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को या गोल को अचीव करना, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कंपनी फॉर्मल के मतलब फॉर्मेलिटी से बना है फॉर्मल, यहाँ पर हर एक काम को करने के तरीके या कोड ऑफ कंडक्ट पहले ही होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना कंपलसरी होगा, अगर उसको वायलेट करते हैं तो एक्चुअल में क्या है फाइन एंड पेनल्टीज का प्रोविजन लगाया जाएगा, और साथ के साथ एक्चुअल में क्या होगा मेनली जैसे कम्युनिकेशन के फ्लो के रिगार्डिंग होगा कि कम्युनिकेशन प्रॉपर फॉर्म में या स्केलर चेन के अकॉर्डिंग फ्लो होना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पे काम नहीं करते, पर्सनल या ह्यूमन इमोशंस को इग्नोर करा जाता है। तो फीचर्स क्या है, जैसे मैंने बताया, कौन क्रिएट करेगा इसको डेलिबरेटली, हमारा एक्चुअल में टॉप मैनेजमेंट, किस पर बेस्ड है, रूल्स एंड रेगुलेशन पर, और जो रिटन फॉर्म में होते हैं इम्पर्सनल है, जहाँ पर पर्सनल इमोशंस को कंसीडर नहीं करा जाएगा, इमोशंस को कंसीडर नहीं करा जाएगा। भाई इमोशन को कंसीडर करने बैठ कर काम कैसे करवा पाओगे, आपने किसी काम बोल दिया, अरे भाई इतने टाइम के अंदर काम, अरे सर मेरे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है मुझे आज जल्दी जाना है, ऐसा वैसा, तो क्या होगा, आप काम नहीं करवा सकते हो, ओके। मैनेजमेंट क्या है, काम कराना, एक आर्ट है, दूसरों से अपने काम कराना है ना, ठीक है। डिफाइंस क्या होंगे, क्लियरली आपकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करा जाएगा कि किस हर एक इंडिविजुअल की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली स्टेटेड होंगी, ओके, और इसका मकसद क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। एडवांटेज क्या होगा, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान होगा, ठीक है, जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अगर वो पूरी नहीं हो पाई तो अब एक्चुअल में अकाउंटेबिलिटी भी इजीली फिक्स कर सकते हो, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा क्योंकि डेफिनेट प्लान के अकॉर्डिंग आप काम को बांट रहे हो, यूनिटी ऑफ कमांड होगी क्योंकि एक्चुअल में क्या है चेन ऑफ कमांड को फॉलो करा जा रहा है, या एक सुपीरियर एक ही या एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस रहेगा। ये भी एक्चुअल में क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक से ज़्यादा बॉसेस क्या करेंगे, कमांड करेंगे, तो हो सकता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, ओके, और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना आसान हो जाएगा भाई, क्योंकि इसका मेन फोकस ही ये है, इसलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी जाती है ताकि कंपनी अपने टारगेट को इजीली अचीव कर ले। स्टेबिलिटी रहेगी, बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज को क्या कर सकते हैं, फेयरली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन है। रूल्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को बताते हैं ना डूज एंड डोंट्स में फर्क, तो एक्शन में क्या है, बता रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना, इसका मतलब अपन के बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हो, स्टेबिलिटी आप इंश्योर कर रहे हो। डिसएडवांटेज क्या है कि वर्क एक्शन में रूल्स पर बेस्ड है, क्योंकि प्रोसीजर है हर एक काम को करने का, तो इससे डिले हो सकता है काम करने में, डिसीजन में देरी हो सकती है। इनिशिएटिव नहीं, क्योंकि एक्शन में एम्प्लॉयज को क्या करना है कैसे करना है ये पहले ही डिसाइड करा जा चुका है, उनके पास कोई मौका नहीं है कि उस काम में थोड़े चेंजेस कर सके, तो इनिशिएटिव्स को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। लिमिटेड इन स्कोप, ह्यूमन रिलेशन को अंडरस्टैंड करना काफ़ी एक्चुअल में क्या है मुश्किल है, या हम कह सकते हैं कि मोर जो कहीं ना कहीं फोकस है वो किस पर है, काम पर है, ओके, काम करने वाले के जो प्रायोरिटीज हैं या ऑब्जेक्टिव है उनको इग्नोर करा जा रहा है, ओके। और जो डिसएडवांटेज है हमारे फॉर्मल के वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं इनफॉर्मल से। अब इनफॉर्मल क्या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो फॉर्मल से ही क्रिएट हो रहा है, जहाँ पर हम काम करते हैं और फिर जहाँ पहले से और लोग काम करें हम उनसे इंटरेक्ट होते हैं और उनसे फ्रेंड नेटवर्क या सोशल नेटवर्क बना लेते हैं। ये ज़रूरत भी है, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स, तो हमें सोशल नीड्स का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कि भाई हमारा कोई दोस्त होना चाहिए जिससे हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, अपना दुख दर्द बांट सके, मतलब एक्चुअल में क्या है बातचीत कर सके। सो मेनली क्या है, इसे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, सोशल सेटिस्फैक्शन मिलता है, ओके, जो कि इनफॉर्मल में ही सेटिस्फाइड कर सकते हैं, फॉर्मल में तो उसको इग्नोर करा जाता है। इसके फीचर्स क्या है, किससे क्रिएट होती है, फॉर्मल से क्रिएट होती है, क्योंकि जब इंटरेक्ट करोगे ना लोगों के साथ तो ऑटोमेटिकली आप रिलेशन या सोशल नेटवर्क उनसे बना लोगे। कोई रूल्स एंड प्रोसीजर नहीं होते, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने या तो टॉप मिडिल लोअर ऐसे सिस्टमैटिक फॉर्म में जाएगा, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, कोई भी किसी से बात कर सकता है। इसको मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करेगा, ये तो स्पॉन्टेनियसली क्रिएट हो जाता है। लोग अपने बेस पर अपनी आपकी जिससे एक्चुअल में क्या है इंटरेस्ट मैच कर रहा है, लाइक जिसकी एक्चुअल में सिमिलर है, इन लोगों के साथ हम फ्रेंडली नेटवर्क बना लेते हैं। पर्सनल फॉर्म है या पर्सनल बेसिस पर एक्चुअल में डेवलप करा जाता है, जहाँ पर फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स को हाईली कंसीडर करा जाएगा। एडवांटेज क्या है, जो डिसएडवांटेज थी ना हमारी फॉर्मल की वो उसकी एडवांटेज बन जाएंगी। काम बहुत तेजी से होगा, बिकॉज देयर इज नो फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी किसी से कम्युनिकेट या कॉन्टैक्ट कर सकता है। सोशल नीड्स फुलफिल हो रही है, बिकॉज द मोर वी कैन से जो फोकस है वो किस पे करा जा रहा है, पर्सनल नीड्स पे करा जा रहा है। सॉल्यूशन जो है मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाएगा, ओके। बाकी सबऑर्डिनेट भी अपने सुपीरियर से बात कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ फ्रेंडली नेटवर्क बिटवीन और अमंग देम, तो एक्चुअली में क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको बहुत क्विकली बेसिस पर आप रिजॉल्व कर सकते हो। डिसएडवांटेज, र्यूमर्स बहुत क्रिएट होंगे, फॉल्स स्टेटमेंट बड़ी क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है, मतलब क्योंकि केयरलेसली बात करते हैं ना, अरे फ्रेंड है। अब एक्चुअल में क्या है, फालतू की बातें भी क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है और सोच को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो चेंज है उसके रिगार्डिंग रेसिस फील करेंगे, रेसिस्टेंस शो करेंगे हमारे एम्प्लॉयज, उसको कह सकते हैं प्रोटेस्ट करेंगे या अपना कहीं ना कहीं क्या है
क्रिटिसाइज करेंगे, चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज एक्चुअली में क्या है वो ओल्ड तरीके से काम करने में कंफर्ट फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ह्यूमन फ्रेंडली रिलेशन है एम्प्लॉयर के साथ, सुपीरियर के साथ, तो एक्चुअली में क्या है अरे नहीं इस तरीके से काम नहीं करे, ऐसे ही रहने दे रहे हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। ओके, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? ग्रुप इंटरेस्ट को, मेजोरिटी को। Now the difference between two is there. If the meaning is already clear, then you can easily relate with the difference. Meaning क्या है? ये कैसा स्ट्रक्चर है जहाँ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन करी जाएंगी। यहाँ पर कोई भी एक्चुअल में क्या है एक ऐसा नेटवर्क नहीं है जो रिलेशनशिप को क्या करता है, बताता है, ऑटोमेटिकली एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, डिसाइड हो जाता है। नेचर क्या है, रिजिड है, क्योंकि फॉर्मल में जो भी चीज़ें बता रखी हैं उसको आप इजीली चेंज नहीं कर सकते। इनफॉर्मल में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, यू कैन इजीली चेंज द ग्रुप, या आप फ्रेंड नेटवर्क को या फ्रेंड ग्रुप को छोड़ सकते हो, किसी एक ग्रुप को छोड़ा, किसी ग्रुपिंग में तो बड़ी होती है ना, ठीक है, ग्रुप्स बना लेते हैं लोग। अथॉरिटी क्या है यहाँ पर फॉर्मल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी है वो किसके बेस पर आती है, वर्च्यू पोजीशन, आप किस ओहदे पर काम करें, क्या पोजीशन है उसके हिसाब से आपकी अथॉरिटी होगी। जबकि इनफॉर्मल में जो पावर मिलती है अथॉरिटी वो पर्सनल क्वालिटीज़ के बेस पर मिलती है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ट्रेड होता है ना, ट्रेड मतलब यूनियन वर्कर्स होते हैं तो अपनी ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, उसमें लीडर किसको बनाते हैं, वो जिसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, मतलब जिसके अंदर क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो बात कहीं ना कहीं सबके बिहाफ पर रख सकता है। ओके, जो एक्चुअल में क्या कर सकता है लोग, मतलब जिसमें कह सकते हैं जो ज़्यादा बोल्ड है, जो एक्चुअल में क्या है हर एक कॉन्सेप्ट में उनके बिहाफ पर खड़ा हो सकता है, स्टैंड ले सकता है। तो पर्सनल क्वालिटीज़ के बेस पर तो अथॉरिटी इनफॉर्मल में मिलती है। इसमें एडहेरेंस टू रूल्स, रूल्स को फॉलो करना कंपलसरी है, बिल्कुल है। फॉर्मल में रूल्स बनाए ही जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मल में, और उसको फॉलो नहीं करा जाएगा, वायलेट करे तो पेनल्टीज एंड पनिशमेंट होंगे। यहाँ ऐसा कोई केस ही नहीं है क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं। यहाँ पर फ्लो कम्युनिकेशन का कैसे होगा, स्केलर चेन के अकॉर्डिंग होगा। ओके, स्केलर चेन के अकॉर्डिंग होगा, यहाँ तो कोई एक फिक्स नेटवर्क ही नहीं है, फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं है। ओके, नाउ अनदर टॉपिक इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन में क्या होता है, यहाँ पर सीनियर अपना काम किसके साथ शेयर करता है, सबऑर्डिनेट के साथ। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है, याद रखिएगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कंपलसरी है क्योंकि जाहिर है कि कभी मोस्टली ऐसा होता है कि किसी एक पर्सन के पास पहले से ही काम है और उसके पास और ज़्यादा बर्डन ऑफ वर्क बढ़ गया, तो अपना काम किससे शेयर कर सकता है, किसको ट्रांसफर कर सकता है, अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर सकता है। ओके, अब सबऑर्डिनेट को जब काम दे रहे हो मतलब आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। ओके, अब अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के 3 एलिमेंट आते हैं। यहाँ 3 एलिमेंट है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब एलिमेंट 3 है लेकिन कॉन्सेप्ट का नाम सिर्फ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्यों है? ओके, जब हम बात करें ना कि मैनेजर, अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में 2 पार्टीज होती है, मैनेजर और उसका सबऑर्डिनेट या सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट होते हैं। अब एक्चुअल में जब एक सीनियर ने अपना काम अपने जूनियर को दिया है तो ये नहीं है कि अगर वो काम टाइम पर नहीं हो रहा है तो मैनेजर को भी तो किसी को रिपोर्ट करना है, तो मैनेजर ब्लेम नहीं कर सकता, ट्रांसफर मतलब जो ब्लेम है वो ट्रांसफर नहीं करा जा सकता। ही हैज टू बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द हायर लेवल। ठीक है, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मैनेजर होगा, सुपीरियर होगा या डेलीगेटर होगा जिसने काम डेलीगेट करा है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो मैनेजर है, सीनियर है, वो क्या कर सकता है, अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर रहती है, हमेशा सीनियर के ऊपर रहेंगी। अब आप सोचोगे फायदा क्या है ऐसे काम का, क्यों ट्रांसफर या शेयर करने का कॉन्सेप्ट आया? अगर आपके पास टाइम कम है, काम ज़्यादा है और आप देख रहे हो कि आपके सबऑर्डिनेट्स के पास क्या है, कहीं ना कहीं टाइम है, तो आप वो काम उससे करवा सकते हो। लेकिन आप सबऑर्डिनेट के साथ एक्सप्लॉइट ना करो या एक्चुअल में ऐसे केयरलेस ना हो जाए कि काम दे दिया, अपनी जिम्मेदारी आपकी छूट गई। ठीक है, वो कैसे भी कर रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, हेल्प की रिक्वायरमेंट है, आपने पलट के कोई खैरो खबर नहीं ली, तो एक्चुअल में क्या करना है ताकि सुपीरियर या मैनेजर कॉन्शियस रहे अपने काम के रिगार्डिंग, शेयर करने के बावजूद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है, बर्डन है, वो किसके ऊपर रखा गया है, सुपीरियर या सीनियर के ऊपर या मैनेजर के ऊपर, ताकि वो क्या कर सके, टाइमली अपडेट लेता रहे कि एक्चुअल में क्या है वो जो सबऑर्डिनेट्स है वो प्रॉपर कर रहा है या नहीं, उसको किसी तरीके की सजेशन या इंस्ट्रक्शन की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उसके टाइम मतलब काम को टाइमली क्या करो, फॉलो अप करो। इसलिए ये क्वांटम किसके ऊपर या बर्डन किसके ऊपर रखा है, सीनियर के ऊपर रखा है, ताकि सबऑर्डिनेट से एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ओके, ऐसा नहीं है कि फिर सबऑर्डिनेट को कटघरे में खड़ा कर दिया कि मैंने तो उसको काम दिया था और अपनी जिम्मेदारी से आपने क्या करना, हाथ झाड़ दिए, नहीं। तो इसीलिए क्या है, क्योंकि सबऑर्डिनेट के साथ वैसे भी एक्सप्लॉइटेशन होता है, जो सुपीरियर होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अपनी पावर का कभी मिसयूज करके एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये एक्सप्लॉइटेशन के कॉन्सेप्ट को रिड्यूस करने के लिए, रोकने के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सिर्फ हम अथॉरिटी ट्रांसफर कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कांट बी फुली डेलीगेटेड, वो किसके ऊपर रहेगी, हमेशा सीनियर के ऊपर। देखो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या कहता है, अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती, वो हमेशा किसके ऊपर रहेगी, सीनियर के ऊपर या मैनेजर के ऊपर रहेगी। ना
नाउ अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, क्या एक्चुअल में इसके एडवांटेजेस हैं। अगर काम किसी सबऑर्डिनेट कोई को शेयर कर रहा है, कोई सीनियर, इन केस उसके पास बर्डन ऑफ वर्क ज्यादा है तो उसके एडवांटेज क्या होंगे, वर्कलोड भाई कम हो जाएगा मैनेजर का, एग्जीक्यूटिव का, जाहिर सी बात है भाई बर्डन बढ़ गया था, इसीलिए तो डेलीगेशन अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट आया, वर्कलोड रिड्यूस हो रहा है। एम्प्लॉय को मतलब क्या हो रहा है, सबऑर्डिनेट को सीनियर लेवल के काम करने का मौका मिला है तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ओके, लोअर लेवल पर रहकर हायर लेवल के काम करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डिसीजन मेकिंग तेजी से हो जाएगी क्योंकि जो सीनियर है वो अपना ऐसा काम जो उसको लगता है कि हाँ उसका सबऑर्डिनेट कर सकता है वही काम देगा, जो ऐसा काम है जो थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा एक्चुअली सेंसिटिव नेचर का है, वो खुद अपने आप करेगा। तो कहीं ना कहीं काम तो सारे हो रहे हैं और टाइमली मैनर में हो रहे हैं, वो की रिजल्ट एरियाज पे फोकस कर पाएगा, वो जो सेंसिटिव एरियाज है उसमें काम करेगा, उसके रिगार्डिंग डिसीजन टाइमली ले लिए जाएंगे। मोरल जो बूस्टअप होगा सबऑर्डिनेट्स का, जाहिर सी बात है आपका एक्चुअल में क्या है, सीनियर आपको अपने लेवल का काम दे रहा है तो उससे जो मनोबल है, जो मोरल है वो बूस्टअप होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, बिकॉज द प्रोविजन ऑफ द बर्डन ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, वो सीनियर या मैनेजर के ऊपर है। अब उसको पता है कि काम नहीं हुआ तो जिम्मेदारी और जवाबदेही मेरी ही बनती है, तो टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेट या लिंक कम्युनिकेट करता रहेगा सबऑर्डिनेट के साथ। जब कम्युनिकेशन होगा, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, तो उससे जो रिलेशन है या कोऑर्डिनेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगा दोनों पार्टीज के बीच, ओके। So these are the importance और advantage of delegation of authority. Now decentralization is there. चैप्टर सेकंड में भी हम पढ़ चुके हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, एक ऐसी पॉलिसी जहां पर डिसीजन मेकिंग पावर को डिफरेंट लेवल्स के बीच क्या करा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। अब जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो याद करिए चैप्टर सेकंड का प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया हुआ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्या कहा था हेनरी फ्यूल ने, सेंट्रलाइजेशन में बताया कि जहां पर डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल के हैंड्स में होती है, डिसेंट्रलाइजेशन में जब वो पावर सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग लेवल्स के बीच, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। साथ के साथ ये भी बताया कि कंपनी को एक मिक्सचर फॉलो करना चाहिए, मतलब एक क्लैरिटी मिल रही है कि कंपनी चाहे तो सेंट्रलाइज रहकर भी काम कर सकती है और फुली डिसेंट्रलाइज रहकर भी। तो मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये एक ऑप्शनल पॉलिसी है, कंपनी चाहे तो डिसेंट्रलाइज हो सकती है या चाहे तो वो सेंट्रलाइज रहकर भी काम कर सकती है, या चाहे तो दोनों का मिक्सचर फॉलो कर सकती है। सो डेलीगेशन तो हमारा कंपलसरी एक्ट है, लेकिन हमारी जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ऑप्शनल पॉलिसी है। यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो डिफरेंट लेवल्स के बीच क्या करी जाएगी, ट्रांसफर करी जाएगी या शेयर करी जाएगी, ओके। सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज क्या होंगे, जब डिफरेंट लेवल्स पर हमने पावर को बांटा है तो इनिशिएटिव मतलब हर एक सबऑर्डिनेट्स को या हर एक लेवल पे काम करने वाले लोगों को क्या करा गया है, पावर दी रखी है, अथॉरिटी दे रखी है, तो उस लिहाज से अपने काम में चेंजेस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं। बेटर एंड क्विक डिसीजन होगी क्योंकि मिडिल लेवल के जितने भी फंक्शंस हैं उनको ओवरकम करने के लिए कैसे परफॉर्म करा जाएगा इसके रिगार्डिंग अथॉरिटी प्रोवाइड कर रखी है मिडिल लेवल को भी। लोअर के जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के रिगार्डिंग या पूरा करने के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड अथॉरिटी है वो किसको प्रोवाइड कर रखी है, लोअर लेवल को। तो डिसीजन मेकिंग फास्ट हो रही है, बेटर हो रही है, दे आर नॉट वी कैन से कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो बाउंड नहीं है या एक्चुअल में क्या डिपेंडेंट नहीं है टॉप के ऊपर, सारे फैसले टॉप को नहीं लेने, जो काम मिडिल का है उससे रिगार्डिंग जो भी आपको डिसीजन लेने उसकी पावर आपको दे रखी है। लोअर लेवल के जितने भी काम है उसको पूरा करने के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड अथॉरिटी है वो ऑलरेडी असाइन कर रखी है अकॉर्डिंग टू डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्या हो जाएगा, क्विक एंड बेटर डिसीजन होंगे। टॉप एग्जीक्यूटिव का वर्कलोड जाहिर सी बात है कम हो जाएगा क्योंकि टॉप को अपने फंक्शन से रिलेटेड ही क्या करना है, डिसीजन लेने, बाकी लेवल्स के काम है वो अपने अकॉर्डिंग उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। मैनेजर का डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि एक्चुअल में क्या सबऑर्डिनेट्स को वो मौका मिल रहा है कि एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, अपने नेचर की अपने लेवल के डिसीजन खुद ले सकते हैं, या अपने हायर लेवल के भी अगर डेलीगेशन उसके साथ इन्वॉल्व है तो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, डिसीजन लेने का मौका मिल रहा है। कंट्रोल बेटर हो जाएगा क्योंकि इवैल्यूएट कर सकते हैं हर एक लेवल अपनी परफॉर्मेंस को, ओके। जहां पर कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग इज बेसिकली कंसिडर्ड कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, ठीक है, एक्चुअल स्टैंडर्ड को कंपेयर करना। तो हर एक लेवल्स को पता है कि उनका एक्सपेक्टेड या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है और टाइमली क्या करेंगे, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, एंड इफ देयर एनी डेविएशन तो उस डेविएशन को ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, वो रेमेडियल स्टेप लेंगे, ओके। तो क्या है, इवैल्यूएट करना, एक्चुअल में पॉसिबिलिटी है परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करी जाएगी हर एक लेवल पर, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं सारी एक्टिविटीज को। सो ये था ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, ओके। एक ही क्लास में मैंने डिस्कस करा है क्योंकि जब पार्ट्स में हो जाता है ना तो एक कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। एक एक्चुअल में क्लास में कंटिन्यूटी फॉर्म में या एक कह सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में हमने इस चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट। आई होप सारे टॉपिक आपको क्लियर हुए हो, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, देखो चीज़ें को कॉम्प्लिकेटेड हम खुद अपने आप बनाते हैं, चीज़ें बड़ी सिंपल है, ओके। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कॉमेंट करिए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस को एंड देन हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे डिस्कस, दैट इज स्टाफिंग। थैंक्स फॉर जॉइनिंग विद अस स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।